नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक का नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? आईपीआर शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में से इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार। एक ऐसा अधिकार जिसमें आपने जो भी अपने दिमाग से इस्तेमाल किया चीज़ें, ठीक है, आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आपने जो भी चीज़ों का कोई इन्वेंशन किया है, कोई आविष्कार किया है, किसी प्रकार की कोई बुक लिखी है, कोई कविता लिखी है, कोई रचना लिखी है, तो उस चीज़ का कमर्शियली उपयोग के लिए अधिकार आपका होगा। आप अगर बोलेंगे हमें पेटेंट चाहिए, कॉपीराइट चाहिए, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा अगर वो आपकी मूल रूप से आपकी रचना, आपका आविष्कार है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो कवि हो, कोई लेखक हो, कोई किसी चीज़ का आविष्कारक हो, आपने सुनते हैं ना अपनी लाइफ में कि इसका पेटेंट उनके पास में है, या किसी बुक का कॉपीराइट आप फ़ोटो कॉपी नहीं करा सकते, इसका कॉपीराइट हो जाएगा, कॉपीराइट लग जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं आईपीआर के अंडर में, ठीक है। तो ये एक सामान्य जीवन में भी काफ़ी महत्व रखता है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे या कहीं कोई ऐसा काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई धुन है, कोई गाने की धुन है, वो दूसरी उसी धुन पे कोई जब गाना बनाता है तो उस पर भी एक कॉपीराइट लग जाता है कि आपने हमारी रचनाओं का कॉमर्शियली उपयोग किया है। पर्सनल उपयोग में आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे पैसे कमाने हैं तो आपको उस आविष्कारक से मिलना होगा या उस रचनाकार से मिलना होगा जिसने उस मूल कृति को बनाया है अपने मस्तिष्क का उपयोग करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, ठीक है। आगे इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसमें यही हम सीखेंगे। आज हम कुछ अलग सा दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें हम सीखेंगे कि एक तो बहुत तरीके के आपके जो बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि बौद्धिक संपदा अधिकार होता क्या है, और उसके बाद इसमें जो बौद्धिक संपदा अधिकार होता है, जो आईपीआर होता है, तो आईपीआर में कॉपीराइट आएगा, पेटेंट आता है और ट्रेडमार्क आते हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क एंड ट्रेड सीक्रेट्स, ये चीज़ें आती हैं। तो इनको हम एक तरीके से अच्छे समझेंगे कि आईपीआर के अंडर में, आपने से आईपीआर पढ़ा, तो आईपीआर के अंडर में कॉपीराइट भी होगा, पेटेंट भी होगा और ट्रेडमार्क भी होगा। तो ये तीन चीज़ों को अच्छे से हम समझते हैं कि कौन सी चीज़ पे कॉपीराइट लगेगा, और मतलब कौन सी चीज़ आपने इसे बनाई, आपने आविष्कार किया, रचना किया, तो वो अंडर कॉपीराइट में आएगी। ऐसी किस चीज़ का आपने रचना किया जिसके अंदर पेटेंट लगेगा। तो कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क ये अलग अलग चीज़ें हैं, और ये अलग अलग रचनाओं के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए लगती हैं, जो उस आविष्कारक को, उस रचनाकार को मिलती है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी वह चीज़ है जिसके अंदर कॉपीराइट के अंतर्गत आएगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पेटेंट के अंतर्गत आएगी, है ना, ये सारी चीज़ें। तो हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, बौद्धिक संपदा क्या होती है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है, आईपीआर क्या होता है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ जैसे देख पा रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या? एक प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। अपने जो कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, उसका जो बौद्धिक चीज़ जो है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसने कोई चीज़ बनाई, वो उसका दिमाग की उपज है, उसके दिमाग का एक उत्पाद है। इंक्लूडिंग क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट, कोई उसने ऐसा कोई विचार आया दिमाग में, उसने कोई ऐसी एक सिद्धांत बनाया जो एक क्रिएटिविटी है, उसका कोई इन्वेंशन है, इंडस्ट्रियल मॉडल है किसी तरीके का कि हाँ इस प्रकार से इंडस्ट्री बनाई जाए, कि इस प्रकार से व्यापार किया जाए, है ना। कोई ट्रेडमार्क उसने बनाया, कोई गाना उसने लिखा, कोई लिटरेचर, कोई साहित्य उसने लिखा, कोई सिंबल लिखा उसने, या कोई उसने इस प्रकार का कोई नाम दिया, ठीक है।
कोई नाम दिया और कोई उसने ब्रांड बनाया। तो ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो नेम हो, चाहे सिंबल हो, चाहे कोई साहित्य हो, चाहे कोई गाना हो, चाहे कोई ट्रेडमार्क हो, कोई इंडस्ट्रियल मॉडल हो, कोई किसी प्रकार का आविष्कार हो, या कोई क्रिएटिविटी का कोई एक कॉन्सेप्ट हो, एक आइडिया हो उसके दिमाग का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, आपकी आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। समझ गए? ये जैसे देखिए, क्रिएटिविटी, मान लीजिए आपने कोई चीज़ बनाई जो एक तरीके से लोगों को ज़्यादा मनोरंजक है, या उनकी जान जान बचाने के लिए कोई अच्छी चीज़ है, कोई दिल को बीमारी है, आपने कोई ऐसी क्रिएटिविटी बनाई कि उसको एंजॉय हो रहा है, तो क्रिएटिविटी हो गई वो में समथिंग डिफरेंट। इन्वेंशन, कोई खोज हो गई, इंडस्ट्रियल मॉडल, आपका जो ये जो इंडस्ट्री होती है उनका कोई मॉडल आपके दिमाग में आ गया कि हाँ ये ऐसे ऐसे मॉडल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ें हैं वो आपकी बौद्धिक संपदा हैं, और इन्हीं पर अलग अलग, चाहे वो पेटेंट मिले, चाहे कॉपीराइट मिले, और चाहे उसके लिए कोई ट्रेडमार्क मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार हिंदी में देख लीजिए, बौद्धिक संपदा मानव बुद्धि का उत्पाद है। ठीक है, इतना सब आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें रचनात्मक अवधारणाएं, आविष्कार, औद्योगिक मॉडल, ट्रेडमार्क, गीत, साहित्य, प्रतीक, नाम, ब्रांड आदि शामिल हैं। मतलब इनमें से आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो वो क्या है, वो आपकी बौद्धिक संपदा है, और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, दुनिया के हर देश की गवर्नमेंट ने नेशनली और इंटरनेशनली इसके लिए रूल बनाए हैं, और उस व्यक्ति को अधिकार दिए हैं कि किस प्रकार से आपकी अपनी बुद्धि का उत्पाद जो है उसका आप कॉमर्शली फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने कुछ बनाया तो इसीलिए देखो, कोई किसी के वीडियोज अपने यूट्यूब पे डाल देता है तो उस पे लग जाता है ना। तो मान लीजिए किसी का वीडियो पड़ा हुआ है, आपने उसको डाउनलोड करके अपने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया तो उससे लग जाता है कॉपीराइट। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके अलग अलग रूल हैं। तो अभी आपको ये समझ में आया कि बौद्धिक संपदा होती क्या है। ठीक है, अब ये समझ लीजिए, अगर ये आपकी बौद्धिक संपदा है, ये सारी चीज़ें अगर आपकी बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती हैं, तो इनको जो बचाने के लिए कुछ नियम कानून होंगे, तो वो क्या होंगे, वो आपके राइट होंगे कि आप इसका ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधी सी बात है। चलिए एक बार देख लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी right are the right that are associated with creation that are result of the application of the intellectual labor by an person। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आपसे, ये आपसे कह रहा है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार हैं, वो ऐसे अधिकार होते हैं जो संबंधित होते हैं आपके क्रिएशन से, आपकी रचनाओं से, जो क्या है आपके दिमाग का परिणाम है, रिजल्ट है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेबर का, जो आपने दिमाग रूप से मेहनत करी, किसी व्यक्ति के जो बौद्धिक लेबर है, जो बौद्धिक श्रम है, उसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है, क्रिएशन होता है। तो उसके साथ में उसको बचाने के लिए दिए गए अधिकार को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या इनको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, आईपीआर बोलते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब इसकी थोड़ा हिंदी पढ़ लेते हैं एक बार, आपको जो समझ में आ जाएगा। बौद्धिक संपदा अधिकार वे अधिकार हैं जो उन कृतियों से जुड़े हैं जो किसी भी व्यक्ति द्वारा बौद्धिक श्रम का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। समझ गए? आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके आपने जो भी चीज़ बनाई, तो कॉमर्शली, मतलब कि उससे कोई पैसा बने, कोई आपको पैसा मिले, कोई फ़ायदा हो, तो वो आपको मिलना चाहिए, दूसरा व्यक्ति उसका फ़ायदा ना उठाए। समझ गए? तो ये होता है कि आपने कोई चीज़ बनाई है तो उस पर आपका अधिकार है और किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। तो आप देखिए, दो चीज़ें मैं इसे बताऊंगा आपको। जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा है, मान लीजिए कि ट्रेडमार्क। अब ऐसे क्रिएशन कौन से हैं जो आपके ट्रेडमार्क के अंदर में आएंगे, ऐसे आपके कौन से क्रिएशन हैं जो कॉपीराइट में आएंगे। ठीक है, और ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो पेटेंट के अंतर्गत आएंगी। ये सारे अलग अलग लॉ हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं चीज़ों को आगे हम पढ़ लेते हैं। अब है व्हाट इज़ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? तो ट्रेडमार्क की अगर हम बात करेंगे, ट्रेडमार्क क्या होता है, तो अ ट्रेडमार्क इज साइन ऑफ द इंडिविजुअलाइजेस
गुड्स आर सर्विसेज ऑफ गिवन इंटरप्राइज एंड डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम दोज ऑफ कंपटीटर्स। ठीक है, तो इसमें क्या कि जो ट्रेडमार्क होता है एक तरीके का क्या होता है, साइन होता है। साइन क्या होता है, निशान या चिन्ह होता है। ठीक है, किसका, दैट इंडिविजुअलाइजेज, इसका मतलब होता है जो आपको अलग करता है। क्या करता है, अलग करता है व्यक्तिगत तरीके से। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप स्प्राइट पीते हैं, हनी ड्यू पीते हैं, तो दोनों में कुछ अंतर आपको दिखता है उनकी ब्रांडिंग में। तो ये क्या है, वही स्प्राइट का निशान कुछ अलग है, कोका कोला का अलग है, हनी जो ड्यू है उसका अलग है। तो ये जो सबका जो साइन है, जो निशान है, वो अलग अलग होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये इंडिविजुअलाइज करता है किसी दूसरी कंपनी के साथ में। भाई कैसे पता लगेगा कि ये बिस्किट जो है या ये जो स्प्राइट है या ये ड्यू है, ये कैसे पता लगेगा, तो कुछ अलग होना चाहिए ना, वो चीज़ है। अब वो चाहे कोई सामान हो, गुड्स क्या यहाँ पे बताया गया, गुड्स का मतलब यहाँ पे है कोई सामान। ठीक है, सर्विसेज का मतलब है सेवाएं, जैसे कि आपको डॉक्टर सेवा देता है, आपको वकील सेवा देता है, आपको एक टीचर सेवाएं देता है ना। तो ये क्या है, सेवाएं होती हैं। गुड्स कोई सामान हो गया, सामान मतलब आपका कोका कोला है ना, ड्यू हो गया, स्प्राइट हो गया, सारे सॉफ्ट ड्रिंक हो गई। बहुत तरीके के जूसेज आते हैं, जैसे ऑरेंज जूस ले लीजिए, मान लीजिए, तो ऑरेंज जूस भी बहुत प्रकार की कंपनियां उसको मार्केट में सेल करती हैं। और जब मार्केट में सेल करती हैं तो ऑरेंज जूस किस कंपनी का है, आटा आता है, आप देख लीजिए, तो आटा फॉर्चून का भी आता है, आटा कच्चा घानी का भी आता है, और आटा आशीर्वाद का भी आता है। तो उनमें कुछ ब्रांडिंग है कि नहीं है, कुछ उनका ट्रेडमार्क है कि नहीं है, वो भाई है तो आटा ही, लेकिन वो अलग अलग है, तो वो होता है ट्रेडमार्क। अब आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका सामान का ट्रेडमार्क। और सर्विसेज में कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई प्रिंसिपल है, तो ये सब जो सेवाएं आपको देते हैं डॉक्टर वगैरह, नर्स वगैरह, तो ये सब सेवाएं होती हैं। ठीक है, ऑफ अ गिवन इंटरप्राइज एंड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम दोज कंपटीटर्स। अब क्या है कि उनको ये डिस्टिंग्विश का मतलब यहाँ पे हुआ अलग करना। ऐसे जो इंटरप्राइज हैं, जो उद्योग हैं, जो फर्म हैं, उनको अलग करती है अपने कंपटीटर के साथ में। अब आशीर्वाद का जो आटा है वो फार्चून के आटे से कैसे अलग है, कैसे आपको पता लगेगा कि ये फार्चून का आटा है और ये आशीर्वाद का आटा है, तो कुछ उसमें ब्रांड उसका कुछ निशान अलग होगा ना दोनों का, कि जिस जिस तरीके से मान लीजिए कि ये आशीर्वाद का हो गया है ना, कुछ लिखा होगा उसमें हिंदी में या कुछ निशान अलग होगा, और जो फार्चून का होगा उसमें कुछ अलग होगा। तो ये जो अलग करने की चीज़ें होती हैं वो साइन होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। समझ में आ गया ये चीज़। अब देखिए अगला क्या है, टू फॉल अंडर लॉ, टू फॉल अंडर लॉ प्रोटेक्शन अ ट्रेडमार्क मस्ट बी डिस्टिंक्टिव एंड नॉट डिसेप्टिव, इलीगल और इमोरल। ये लाइन ये बता रही है कि अगर ऐसी चीज़ है, अब देखो ट्रेडमार्क समझिए हिंदी में एक बार। ट्रेडमार्क होता है कि अगर मान लीजिए कि आप आटा के व्यापारी हैं, कोई और आटा का व्यापारी है, तो मार्केट में आपको उससे अलग कैसे आप दिखोगे, तो आपका कोई निशान होगा, कोई साइन होगा जिससे आप अलग होगे। तो ये हो गया आपका ट्रेडमार्क, समझ गए, व्यापार करने का निशान। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये निशान अब कैसा होना चाहिए। ठीक है, पहली बात जो इसका कानून बना हुआ है उस लॉ प्रोटेक्शन के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, ट्रेडमार्क मस्ट बी डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब है कि आपका जो निशान है दूसरे के निशान से ना मिले, उससे अलग होना चाहिए। नॉट डिसेप्टिव, इसका मतलब हुआ कि धोखेबाजी वाला नहीं होना चाहिए, कि आप दिखा रहे हैं कि साबुन को कपड़े से छुआया और कपड़ा अपने आप साफ़ हो गया, दूसरे ने साबुन छुआया कपड़े में तो साफ़ नहीं हुआ, तो धोखेबाजी वाला नहीं होना चाहिए। हालांकि देखा जाता है कि इस बार बहुत सारे जो ऐड आते हैं उसमें अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं, डिसेप्टिव का है मीनिंग। आप देखिए मार्केट में से कौन कौन से आते हैं प्रचार, जिनमें जिनमें डिसेप्टिव का दे रखा है। ठीक है, प्रचार दिखाते हैं लेकिन जो ब्रांड है वो डिसेप्टिव नहीं है, कि डॉक्टर का अगर अस्पताल का ब्रांड लगा हुआ है तो ऐसा नहीं कि वहाँ जाके आपको पढ़ाएगा वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज़ कुछ और दिखा रहे हो और हो कुछ और, तो ये नहीं होना चाहिए। इलीगल है, गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि भारतीय समाज में जो चीज़ें चलती हैं, जो आप शो ऑफ कर सकते हो, जो जिनको आप दिखा सकते हो समाज के बीच में, जनता के बीच में, वैसे ही होनी चाहिए।
वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसको एक समुदाय विशेष के ऊपर कोई अलग प्रभाव पड़ता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इमोरल है, अनैतिक नहीं होनी चाहिए। इमोरल का मतलब क्या होता है? अनैतिक। अनैतिक तो आप समझते हैं क्या हो गया? जो जीवन का एक आधार है, जो लोगों की नैतिकता को ठेस ना पहुंचाए, वो इमोरल हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब अनैतिक में चाहे रिश्ते नाते ले लो, चाहे भाई बहन के रिश्ते ले लो, चाहे कोई समुदाय की बात ले लो, है ना, चाहे कोई किसी बिहेवियर की बात कर लो, ये सारी चीज़ किस में आएंगी? इमोरल में आएंगी। तो ये आपका हो गया एक तरीके से, इसका ट्रेडमार्क का हिंदी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? एक ट्रेडमार्क एक संकेत है। संकेत आप समझते हैं क्या होता है? जो किसी दिए गए उद्यम, मतलब कंपनी कोई है, उद्यम के सामान या सेवाओं को अलग करता है और उन्हें प्रतिस्पर्धियों, जो आपके कंपटीटर्स होते हैं मार्केट में, जो सेम चीज़ आपसे आपकी बेचते हैं, से अलग करता है। समझ गए? एक संकेत होता है जो आपको अलग करता है। कानूनी संरक्षण के तहत अगर बात की जाए कि सिंबल कैसा होना चाहिए, तो कानूनी संरक्षण के तहत आने के लिए कि कानूनी तरीके से अगर इसको अंडर ट्रेडमार्क लॉ इसके अंदर मिले, तो आपका क्या होना चाहिए कि ट्रेडमार्क आपका विशिष्ट होना चाहिए, कि सबसे अलग आपका होना चाहिए, भ्रामक नहीं होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए और अनैतिक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हो गई। तो ये आपके व्यापार के लिए मिलती है। और ट्रेडमार्क होना कैसा चाहिए? तो ट्रेडमार्क होने के लिए क्या है? ट्रेडमार्क एक नाम हो सकता है, एक शब्द हो सकता है, एक फ्रेज है, मतलब वाक्यांश हो सकता है, किसी प्रकार का लोगो बना सकते हैं आप, कोई सिंबल हो गया, इमेज हो गई, डिजाइन हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री क्रिएशन, इनमें से किसी तीन को मिला करके आप अपना लोगो बना सकते हैं, अपना ट्रेडमार्क आप बना सकते हैं। और जो आएगा ट्रेडमार्क का जो कानून है, एक्ट है सॉरी 1999 का जो ट्रेडमार्क एक्ट लॉ है, उसके अंदर में ये आएगा। ठीक है, सबसे पहला ट्रेडमार्क किसके लिए आएगा? व्यापार के लिए आएगा। ये एक संकेत होता है, और वो संकेत कैसा होना चाहिए? सबसे अलग होना चाहिए, धोखेबाजी वाला नहीं होना चाहिए, है ना, अनैतिक नहीं होना चाहिए। और क्या है? ये जो है नाम हो सकता है, वर्ड हो सकता है, वाक्यांश हो सकता है, लोगो हो सकता है, कोई आपका फ़ोटो है तो फ़ोटो हो सकता है, किसी प्रकार का कोई डिजाइन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ये अंडर क्या ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्री है ये इस चीज़ को देखती है, इसके अंडर में आता है। और अगर किसी कंपनी को, किसी व्यक्ति को ट्रेडमार्क मिला है, तो वो केवल 10 साल के लिए वैध होता है। इसके आगे आपको ये रिन्यू कराना पड़ेगा। तो आपको अगर जब भी बात ट्रेडमार्क की आती है, तो आपको टे से 10 करके आपको याद रहना चाहिए कि ट्रेडमार्क में टी आता है ना, तो ट्रेडमार्क में टी आता है। ठीक है, टी आया ट्रेडमार्क में, तो टी से आप 10 समझिए कि 10 साल के लिए वैध रहता है। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सारे आपके ट्रेडमार्क हैं। ये पहला वाला आपका नाइक का है, सॉरी, पहला वाला आपका ये नाइक का है, ये मैगी का है, ये जानते हैं। तो निशान देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी है। ये मैकडोनाल्ड है, ये, और ये एडिडास है, ये कोका कोला है। देखो सबका अलग अलग है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रतीक भी है, अक्षर भी है, कोई डिजाइन भी है, ये सारी चीज़ें, ये क्या है? ये सारे ट्रेडमार्क हैं। तो अब ये ट्रेडमार्क आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पेटेंट की, कि पेटेंट क्या होता है। ठीक है, तो पेटेंट की बात हम करते हैं कि पेटेंट किस चीज़ के लिए मिलता है। तो पेटेंट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट, मतलब ये अच्छा एक कानून है। पेटेंट एक आविष्कार, ग्रांटेड बाई लॉ टू एन इन्वेंटर, इसमें कोई आविष्कार किया गया है, समझ गए? कोई आविष्कार करते हो तो आपको क्या मिलेगा? पेटेंट मिलेगा उस चीज़ का। प्रिवेंट अदर फॉर कॉमर्शली बेनिफिट, कोई उसको व्यापारिक या पैसे कमाने के उद्देश्य से आप उसका इस्तेमाल न कर पाए। आपका आविष्कार है तो आप ही इसका फ़ायदा उठाइए, समझ गए? तो आप जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी, फ्रॉम हिज हार पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट परमिशन, मतलब जब तक कि आपकी परमिशन ना हो, तब तक कोई भी व्यक्ति आपके आविष्कार का कॉमर्शली फ़ायदा न उठा पाए, इससे पैसे न कमा पाए। तो इसके लिए क्या मिलेगा? पेटेंट मिलेगा, समझ गए? पेटेंट किसके लिए मिलेगा? आविष्कार के लिए मिलेगा। तो कोई आविष्कार तो पेटेंट हो गया, व्यापार तो ट्रेडमार्क हो गया, शॉर्ट में रखिए, है ना।
अब इसका हिंदी हो गया पेटेंट एक आविष्कारक को कानून द्वारा एक दिया गया एक विशेष अधिकार है जो दूसरों को बिना अनुमति के उसके पेटेंट किए गए आविष्कार से व्यावसायिक रूप से लाभान्वित होने से रोकता है। आपने आविष्कार किया तो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए, है ना। तो ये होता है आपका पेटेंट आविष्कार के लिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है जो पेटेंट होता है, पेटेंट इज़ ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन। इन्वेंशन समझ लीजिए कि जो आविष्कार होता है उसी के लिए आपको पेटेंट मिलता है विद अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस। लेकिन ये कैसा होना चाहिए, एक नई चीज़ होनी चाहिए। आविष्कार तो उसी को बोलेंगे पहली बार जो नई हो। अब किसी ने कोई मशीन पहले से कॉफ़ी मशीन बना रखी है, आप भी कोई चीज़ बनाओ तो वो समथिंग डिफरेंट होनी चाहिए, उससे उसी लेवल की नहीं होनी चाहिए, समझ गए। अब इसके लिए लॉ क्या बना है, पेटेंट एक्ट 1970, और जिसका जो संशोधन हुआ 2006 में हुआ। तो ये दो चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी कि एक तो 1970 में कानून बना था और दोबारा 2006 में इसमें कुछ सुधार किए गए। मिनिस्ट्री कौन सी है, DPIT है मिनिस्ट्री, देखती है इसको है। ये डिपार्टमेंटल ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये कंपनी इसको देखती है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अंदर में ही होती है। इसका कितना हो गया पीरियड, इसका हो गया पीरियड मतलब हो गया 20 साल। अगर आपको पेटेंट मिलता है तो पेटेंट कितना हो गया, 20 साल का हो गया, ठीक है। पेटेंट से 20 साल का हो गया। ये समझ लीजिए कि इसे अपने P बनाते हैं, समझिए कि इसे 2 बनाते हैं, आगे जो रख दीजिए। तो पेटेंट हो गया 20 साल के लिए, ट्रेडमार्क हो गया 10 ईयर्स के लिए, है ना। तो अब हो गया, देखिए ऐसे होता है पेटेंट जब किसी को मिलता है तो इस प्रकार का पेटेंट का उसको एक स्टाम्प मिलता है उसके कागज़ों पे। फिर बात आती है कॉपीराइट। कॉपीराइट हमें क्यों मिलता है, ठीक है। कॉपीराइट क्यों मिलता है, द डोमेन ऑफ कॉपीराइट इज लिटरेरी, ये एक साहित्य तरीके से कॉपीराइट मिलेगा आपको। एंड आर्टिस्टिक वर्क, कोई आर्ट वाला काम आपका में है उससे मिलेगा। माइट दैट बी राइटिंग्स, वो कोई आपकी लेखक हो सकती है, कोई आपने लिखा है कोई चीज़ को। आर्टिस्ट वर्क में कोई म्यूजिकल्स हो सकता है, कोई गाना हो सकता है, ठीक है। फिर आए कोई वर्क्स ऑफ फाइन आर्ट, आपने कोई फाइन आर्ट बनाई है, कोई आपने पेंटिंग बनाई है। एंड स्कल्पचर एज वेल एज टेक्नोलॉजी। स्कल्पचर क्या होता है, कोई मतलब आप पत्थर पे कोई चीज़ बनाते हैं, कोई पत्थर पे क्रोध के बनाते हैं, वो चीज़ हो गई। पेंटिंग आप जानते हैं क्या होता है। एंड एज वेल टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क, कोई तकनीकी वाला कोई काम है, सच ऐसे कंप्यूटर वाला कोई काम, आपने कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनाया, तो इस पे होगा। तो ये इन चीज़ों के लिए क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, जो कोई आर्टिस्टिक वर्क हैं, कोई लिटरेसी है, तो इनके लिए 2 चीज़ याद रखिए, कोई आपका एक साहित्य आपने लिखा या कोई आपका आर्ट वर्क है, ठीक है। अब आर्ट वर्क कंप्यूटर का भी हो सकता है, कोई गाना हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इनके लिए क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। हिंदी में एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। कॉपीराइट का क्षेत्र साहित्यिक और कलात्मक कार्य है जो लेखन, संगीत, ललित कला के काम हो सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग, मूर्तियाँ, साथ ही प्रौद्योगिकी आधारित कार्य जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। वही चीज़ है कि इसके लिए जो है आपको कॉपीराइट अधिकार मिलता है, ठीक है। ये अंडर लॉ किस में आता है, ये जो कानून है इसके लिए कानून बना हुआ है कॉपीराइट एक्ट 1957, और जिसका संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया 6 बार, ठीक है, टिल 2012। अब 2012 तक इसमें 6 बार अमेंडमेंट हो चुका है। तो आपको 1957 याद रखना है, ठीक है, और उसके बाद 2012 याद रखना है। बाकी चीज़ें जो है आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है कि 2012 लास्ट है। और इम्प्लीमेंटेड जो इसका मतलब जो ये एक तरह से जमीनी स्तर पर लागू हुआ था, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड क्या होता है, लागू होना। लागू हुआ था 21 जनवरी 1958 को लागू हुआ था, और 57 में बनाया गया था, ठीक है। 58 में लागू हुआ था। चाहो तो अब लागू करने की डेट यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार। मिनिस्ट्री कौन इसके लिए होगी, तो मिनिस्ट्री इसके लिए वही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से डाटाबेस भी इसमें आता है, कोई तकनीक भी इसमें आती है, तो इसको ये देखेगी। अब सबसे अच्छी चीज़ कॉपीराइट में ये जानने वाली है कि इसका जो पीरियड होता है, अगर आपको किसी को कॉपीराइट मिलता है
तो उसकी वैलिडिटी कितने साल की होगी। ठीक है, तो कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट में आपकी जितनी ज़िंदगी है, मतलब आपका जितना जिएंगे, आप जो भी जिसने ये चीज़ करी है, लिखी है, किसी ने पोएम लिखा, किसी ने गाना लिखा, तो उससे जितनी भी अर्निंग होगी या जो भी उसको कॉपीराइट मिला है, तो उसकी जब तक वो ज़िंदा रहेगा तब तक, और प्लस उसके 50 साल तक, समझ गए, 50 साल तक, 50 साल तक उसको कॉपीराइट का अधिकार मिलेगा। तो इसीलिए जो बड़े लोग हैं वो कोई ना कोई बुक लिखते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी करते हैं जो उनकी ज़िंदगी में और उनके आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी चीज़ हो जाए। कोशिश करना आप लोग भी ऐसे करके जाना, ठीक है। तो अब देखिए, आपको सबसे पहले पढ़ा आपने ट्रेडमार्क, टी से मैंने बोला 10, जो एक व्यापार के लिए था, तो वो 10 साल के लिए था। उसके बाद आपने पढ़ा पेटेंट, तो वो हो गया आपका 20 साल के लिए। और पेटेंट आपने किसके लिए मिला? आपके इन्वेंशन के लिए मिला, आविष्कार के लिए मिला। फिर आपका आता है कॉपीराइट, तो कॉपीराइट में L+50 आप डाल लीजिए कि लाइफ प्लस 50 साल, जब तक ज़िंदगी रहती है और उसके 50 साल तक आपको कॉपीराइट का मिलता है। कॉपीराइट किस पे मिलता है? कोई आपने साहित्य लिखा है ना, और कोई आपका आर्ट है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है या कोई साहित्य है, तो ये चीज़ है कॉपीराइट का निशान इस तरीके का होगा जो मिलता है आपकी बुक्स वगैरह पे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और इसमें आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि जो IPR होता है, IPR का लेसन था, इसका फुल फॉर्म क्या था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार। तो इसके अंदर आपका आया पेटेंट, ठीक है, आपका आया ट्रेडमार्क और आपका आया कॉपीराइट। ट्रेडमार्क हुआ 10 साल के लिए, जो मिलता था आपका मतलब किसी व्यापार के लिए, है ना। एक मिनट में फिर सही से कर देता हूँ। जो आपका ट्रेडमार्क था वो मिला 10 साल के लिए, और ये मिला आपके व्यापार के लिए, व्यापार का कोई जरिया है जो उससे करेंगे, ठीक है। फिर आपका मिलता है पेटेंट, जो हुआ आपका 20 साल के लिए, और वो मिला किसी आपको आविष्कार के लिए, ठीक है। थोड़ा हिंदी देखना, हिंदी ये थोड़ा टिपिकल है। कोई आपने आविष्कार किया उसके लिए मिला, ठीक है। और उसके बाद मिला कॉपीराइट, जो एक लाइफ और प्लस 50 साल तक मिला, जिसमें आपका साहित्य और आर्ट वर्क शामिल था। समझ गए? तो इतना ये पूरा सारांश है। बाकी जो इनके लॉ हैं, लॉ आप अपने तरीके से इनको पढ़ सकते हैं कि कौन सा लॉ किसके अंदर में है, कौन सी मिनिस्ट्री है। तो ये चीज़ें आपको केवल पॉइंट आउट करनी, ध्यान देनी है। अगर इसमें कोई दिक्कत आपको है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,